अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मेरे आज के मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने के लिए साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ट्रायल कोर्ट पे चलते केसेस पर भी गहरी नज़र रखते हैं। आज की अहम बात यह है कि पाकिस्तान के सियासी अमल, सियासत और जमहूरियत के कपड़े उतर रहे हैं, और ये सिर्फ निज़ाम के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के नामवर सियासतदानों के भी। तसलसल के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI के बारे में जो पहले स्कैंडल्स आते रहे, ऑडियो लीक्स आती रही, उनके हवाले से मज़ीद इंकशाफात आज भी जारी हैं। अब की बार ये कोई इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऑडियो लीक नहीं, अब की बार ये बाकायदा एक अदालत के अंदर एक ज़ाती मुलाजिम का एक बयान है, जिसमें ये दावा किया गया है कि चेयरमैन PTI, साबिक़ चेयरमैन PTI और साबिक़ वज़ीर आज़म, उनके ताल्लुकात थे साबिक़ खातून अव्वल के उस वक्त के कि जब वो उनका आपस में कोई रिश्ता भी तय नहीं हुआ था, रिश्ता अज़दवाज में अभी वो मुंसलिक नहीं हुए थे। ये बयान दिया गया है एक खावर मानिका, जो कि साबिक़ शोहर थे साबिक़ खातून अव्वल के, उनके ज़ाती मुलाज़म ने, जो 30 साल तक उनके घर में खिदमत सर अंजाम देता रहा, और ये बज़ाहिर उन दोनों के लिए ये आखिरी खिदमत थी जो इस लतीफ़ नामी शख्स ने आज एक ट्रायल कोर्ट में अपने बयान के ज़रिए दी है। जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान की जो मालूमात हैं वो शायद नाकाबिले अशात हैं, मगर इतना ज़रूर है कि न सिर्फ ये कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ चेयरमैन PTI के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, बल्कि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बेगम के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और उन्होंने वो कुछ ऐसे मनाज़र बयान किए हैं कि जो नाकाबिले बयान हैं, जो उसने बतौर एक मुलाज़म उस घर के अंदर देखा, और साबिक़ वज़ीर आज़म उस बुशरा बेगम को इकट्ठे एक कमरे में भी एक से ज़ायद मरतबा देखा, और बकौल उस मुलाज़म के वो खावर मानिका को बाकायदा आगाह करते रहे हैं। और ये वो वक्त था जब खावर मानिका ने साबिक़ खातून अव्वल को अभी तलाक नहीं दी थी। ये बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं साकिब बशीर साहब। ये अब तो ये दरख्वास्त जो थी वो मालिक खावर मानिका की तरफ से थी, और जो गवाही थी वो एक मुलाज़म लतीफ़ नामी शख्स की तरफ से दी गई। तो ये केस है क्या? और इससे एक बात तो साबित होती है कि जो भी साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो कोई इतने फ़रिश्ते नहीं थे, बल्कि फ़रिश्ते नहीं भी थे तो मगर उनका जो तसलसल से जो उनके बारे में शवाहिद आ रही हैं और मालूमात आ रही हैं, वो तो ऐसी हैं कि जो किसी सूरत भी ज़ेब नहीं देता किसी एक क्रिकेट लेजेंड को या हीरो को या साबिक़ वज़ीर आज़म को, और फिर वो शख्स जो रियासत मदीना की भी बात करता रहा है। तो ये इल्ज़ामात जो लगाए गए साबिक़ वज़ीर आज़म पे वो तो एक तरफ, लेकिन बुशरा बेगम के हवाले से ये इल्ज़ामात 7 साल बाद, मालिक के बाद अब मुलाज़म भी, बतौर सहाफ़ी, बतौर कोर्ट रिपोर्टर, क्या देखा आपने और क्या महसूस किया? एक तो इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं बता दूं। इससे पहले भी एक शहरी थे हनीफ, वो ये कंप्लेंट लेके आए थे। 4 अप्रैल को कंप्लेंट वो लाए और 24 नवंबर को उन्होंने अचानक जो है वो वापस ले ली। पहले ये कंप्लेंट जो है वो नाकाबिले समात करार दी गई, फिर सेशन कोर्ट में गई, सेशन कोर्ट ने उसको रिमांड बैक किया, और उसके बाद दोबारा काबिले समात करार देकर इसमें 4 मई और 12 अप्रैल को मुफ्ती सईद और ओन चौधरी के बयानात पहले भी रिकॉर्ड हुए थे, जो रिपोर्ट भी हुए सारा। उसके बाद ये केस आगे चलता रहा। अचानक न सिर्फ चलता रहा बल्कि मीडिया पे रिपोर्ट भी होता रहा। मीडिया पे तो A to Z रिपोर्ट होता रहा ना। हाँ। ये ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान जो है अप्रैल और मई में रिपोर्ट हो चुका है पहले भी, और ये दोबारा 24 नवंबर को इन्होंने वापस लिया। तो 25 नवंबर को ही खावर मानिका साहब, शायद जो शहरी हैं मोहम्मद हनीफ साहब, उनको शायद जो खावर मानिका साहब जब हो सकता है पाक पता से चले हों इस्लामाबाद के लिए, तो उनको पता चल गया, तो उन्होंने एक दिन पहले वापस ले ली कंप्लेंट, और अगले दिन खावर मानिका साहब ने ये दायर की। और उसके बाद इसमें मुफ्ती सईद और चौधरी, इनके बयानात और लतीफ़ का बयान जो है वो अब रिकॉर्ड हो चुका है। अभी दोबारा दोबारा जो है बयान रिकॉर्ड हो चुका है, दोबारा रिपोर्ट भी और दोबारा मीडिया पे भी रिपोर्ट जी मीडिया पे भी रिपोर्ट हो चुका है। इसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंथी है। प्राइवेट कंप्लेंट, आप कंप्लेनेंट जो होता है वो ऑन ओथ स्टेटमेंट देता है, उसके गवाह स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह ये हो चुकी हैं 4। अब फ्राइडे को इस पे मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करेगी अदालत आर्गूमेंट सुन के। यानी कि अभी ये 2 दफ़ा कंप्लेंट दायर हुई हैं, और अभी फ्राइडे को ये तय होना है कि ये दरख्वास्त सुनने के काबिल भी है या नहीं। जी बिल्कुल। और ये जो इतना कुछ मीडिया में चल चुका है, जी बिल्कुल, ये चीज़ जो है वो बहरहाल
कोर्ट्स को देखनी चाहिए। फिर ये कहा जाता है कि आप कोर्ट कहे कि ओपन कोर्ट्स हैं, उसमें हम मीडिया को रोक नहीं सकते। कि बात वही है कि अगर ये कंप्लेंट आगे चलकर नॉन मेंटेनेबल, अदालत कहे कि काबिल समाअत नहीं है, तो फिर जो चल चुका है इसका जो है वो कौन करेगा। बहरहाल ये अभी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होगी फ्राइडे को। अगर मेंटेनेबल हुई तो फिर जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं और बुशरा बीबी, उनको नोटिस होगा। नोटिस होने के बाद वो जब दोबारा आएंगे तो दोबारा मेंटेनेबिलिटी पे आर्गूमेंट्स होंगे। अगर अदालत ने समझा कि मैं वो आर्गूमेंट्स, क्योंकि काउंटर आर्गूमेंट्स भी दोबारा होंगे। जी बिल्कुल, काउंटर आर्गूमेंट्स होंगे, मीन के उसमें कंप्लेनेंट के वकील भी आर्गूमेंट्स देंगे और जो साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील भी आर्गूमेंट्स देंगे। दोनों के आर्गूमेंट्स सुन के अदालत मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करेगी। फिर इन चारों गवाहों को बुलाया जाएगा, इनके 1 बाय 1 ऑन ओथ स्टेटमेंट्स होंगी, फिर जिरा होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है जिरा होगी चारों पे। और ये केस जो है क्योंकि 7 साल के बाद वो सामने लाए हैं, तो ये बहुत सारे सवालात जिरा में ज़ाहिर सी बातें आएंगे। इस दौरान खावर मानिका जो है, जो जब साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बेगम की शादी हुई 1 जनवरी 2018 को, उसके बाद ये 5 या 6 जनवरी को भी, और उसके बाद भी उनके कोई इंटरव्यूज़ और उनकी जो मीडिया से गुफ्तगू है वो आती रही है। उन्होंने कभी ऐसी कोई सिचुएशन का कभी जिक्र जो है वो नहीं किया, ना क्लेम किया, ना एलेज किया, कभी भी नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया है। तो जो जिरा होगी, उस जिरा में काफी सख्त जो सवाल इनका सामना करना पड़ेगा। फिर ये मामला हो सकता है सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, मेंटेनेबिलिटी फिरता रहे और उसके बाद जो है वो आगे बढ़े। ये बड़ी ही अजीब बात है कि सदीकी साहब के एक खातून है, चले एक साबिक वज़ीर आज़म तो अपनी जगह वो एक पब्लिक फिगर है, लेकिन जो भी है खातून के ऊपर एक खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई। उसमें गवाहों के बयानात भी हुए बग़ैर नोटिस के, बग़ैर दूसरी साइड को सुने हुए। तो आप नहीं समझते कि ये जो अदालती अमल है इसका बज़ाहिर अब्यूज़ हुआ है? जब तक ये तय न हो जाता कि दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, उस वक्त तक ये तमाम मालूमात जो हैं एक बंद कमरे में जज को सुननी चाहिए थी। अब मतीउल्लाह जान साहब, बात ये है कि जिस कानून की शिक के नीचे ये हो रहा है, जो भी ट्रायल हो रहा है या मीडिया ट्रायल हो रहा है या व्हाटएवर जो भी है, जो भी जिस किस्म की भी प्रोसीडिंग चल रही हैं, वो कोई आज तो आई नहीं है, वो तो पता नहीं कब से होगी। और ये कोई कानून जो है वो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए तो नया तो बना नहीं है। तो लिहाजा अब क्योंकि इस तरह के मुकदमात चलते होंगे अदालतों के अंदर, और जो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इसका प्रोसीजर जो है वो ये है, अब कानून सोच समझ के बना होगा, किसी ने बनाया होगा। अंग्रेजों के वक्त का कानून है क्यूम साहब, उन्हें क्या पता था कि ये इस तरह इस्तेमाल भी होगा? ये तो देखे ना, बात ये है कि कानून तो कानून है ना, अब वो कैसे इस्तेमाल होता है ये एक अलग बात है। लेकिन इस बात पर ज़रूर है कि इस तरह के जो सेंसिटिव मामलात होते हैं उस पर अदालतों को तो बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन हमारा मीडिया भी तो बड़े चस्के लेके रेटिंग के लिए इसको डिस्कस करता है, ना करे। तो आपके ख्याल में मीडिया की भी कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है, ज़ाब्ता अखलाक नहीं है कि इतने संगीन, तो दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी ले लें? इसके ऊपर कोई बात करने से पहले जो है वो आपको पता ही है कि बंदी जहाँ पे होता है रेप विक्टिम और ये वो उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है और सारा कुछ होता है, वो सारा कुछ है। तो उसी तरह के मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी इस हवाले से जो है वो कुछ जरूर सोचना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि क्यों साहब आप तो कोर्ट रिपोर्टर हैं ना, देखिए अभी तक नोटिस भी जारी नहीं हुआ अगले फरीक को, और वन साइडेड एक मीडिया ट्रायल चल रहा है अखबारों में, और अगले फरीक को जवाब देने का भी कोई सहूलत नहीं। जान साहब, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिर आप जरा थोड़ा सा सब्र कर लेते, जब उन दोनों का मौक़िफ़ आता तो फिर उसके बाद आप इसके ऊपर प्रोग्राम कर लेते। प्रोग्राम तो हम करते हैं, लेकिन हम तो उन प्रोग्रामों के वजह से ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है जो वन साइडेड चले जा रहे हैं। जान साहब, ये जो कानून है, ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ये कानून को आज या स्पेसिफिक इन हालात के लिए तो नहीं बना है। एक कानून है, इस तरह का जुर्म होता होगा तभी कानून जो है ना वो है, और इस तरह के मुकदमात और भी न जाने कितने चलते होंगे हमारी अदालतों के अंदर। अच्छा, ये साइफर ट्रायल जो है वो उसको तो आप अडयाला जेल ले जाते हैं कि बड़े खुफिया है, कोई डॉक्यूमेंट कोई कोड है, तो किसी खातून या किसी अज़दवाजी मामलात के ऊपर आप वन साइडेड बगैर नोटिस के ओपन कोर्ट में एक किस्म का आपने थिएटर लगा लिया और वो पूरे मीडिया पे चल रहे हैं, तो वन साइडेड, और दूसरी साइड का मौक़िफ़ ना अदालत ले रही है और ना मीडिया ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बंद कमरे में होनी चाहिए? मैं तो भाईजान आपसे पहले गुजारिश की है ना कि इस तरह के मामला जैसे कि और भी सेक्स क्राइम्स जो हैं वो इस दुनिया के अंदर होते हैं और हमारे इस मुआशरे के अंदर भी होते हैं और वो अदालतों के अंदर भी चलते हैं,
कितने हैं जो आप कवर करते हैं या हम करते हैं, इसको कवर क्यों किया जा रहा है? इसको भी एक नॉर्मल उस तरह से रखा जाए कि जब हाँ इसका कोई फैसला आ जाए तो फिर आप इसके ऊपर प्रोग्राम कर लें, ये बात सही है। लेकिन उससे पहले अब जाहिर है अब क्या किया जा सकता है इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि बहुत सारे ट्रायल कवर करते हैं हम जिनमें कुछ सेंसिटिविटी इन्वॉल्व हो या इस किस्म की ऐसी सिचुएशन इन्वॉल्व हो, ख़ासतौर पर जिस तरह आपने निशानदेही की कि एक खातून है या किसी पे भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो मीडिया पे चलेगा और कल पता चले कि ये तो मेंटेनेबल ही नहीं थी। तो इस किस्म की सिचुएशन को रोकने के लिए जो जजेस हैं तो वो उसको इनके झूठी इस तरह की, ये तो कज़फ है ना फिर उसका भी होना चाहिए कि फिर कज़फ की सजा। जिस बंदे ने, जिस शहरी ने एक दरख्वास्त डाली, 7 महीने तक थिएटर लगाया अदालत में, मीडिया पे हम लोगों ने उस चीज़ों को उछाला, उन स्कैंडल्स को, और फिर वो शहरी कहते हैं मैं दरख्वास्त वापस ले रहा हूँ, और वो जज है जो कह रहा है हाँ ठीक है आप वापस ले जाए, बात खत्म होगी। क्या उस शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि इतनी संगीन किस्म के इल्जाम लगाने के बाद दरख्वास्त वापस ले ली? नहीं मतलब ये सारा कुछ सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? आप ये भी तो देखें ना कि निकाह खान थे जो मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने टेलीविजन इंटरव्यू दिया, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद तो आप किसी को रोक नहीं सकते ना, उस टेलीविजन इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये सारे इंकशाफात किए कि जो इद्दत के अंदर थे, जो उनकी जो भी जिस तरह की भी बात है। अब इसका एक इस्लामिक पहलू भी है कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस उस हवाले से क्या कहता है, किस तरह की चीज़ है। तो मतलब आपके ख्याल में इसका कोई तदारुक किया जा सकता है कि ये प्रोसेस ऑफ लॉ अब्यूज ना किया जाए? कोई शहरी उठ के इस तरह की दरख्वास्तें डाल के फिर वापस ना ले ले, मीडिया पे खबरें चलवा के तदारुक जिन्होंने करना है वही अगर इसको नज़रअंदाज कर दें तो क्या होगा। ये मोहम्मद हनीफ साहब जो है, ये 7 माह इन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट डाले रखी, सारा रिपोर्ट होता रहा। 24 नवंबर को जब इन्होंने विड्रॉल की डाली और उसमें इन्होंने कहा कि कुछ पर्सनल रीजंस हैं, वही जो जज जिन्होंने ये वापस की है उन्होंने 25 नवंबर को नई जो है लेकर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अब तदारुक जिन्होंने करना है वही अगर इस मामले को इग्नोर कर दें तो बड़ा, अगर हाई कोर्ट में या मुख्तलिफ जो आला अदलिया है वहाँ पे हमने देखा है इस किस्म की सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो तो फिर जो कंप्लेनेंट्स को खासतौर पर फाइन या कुछ भी आप जो पेनल्टी डालते हैं ताकि आइंदा से ऐसी कोई सजा है यार, ये कुछ छोटा इल्जाम है किसी के ऊपर लगा। बारल जी, ये मेरे ख्याल में अदालत को इसको बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मिसाल कायम हो जाएगी। कल कोई भी शहरी किसी के घरेलू मामलात पे इस तरह के संगीन इल्जाम लगा के अदालत में दरख्वास्त दे दे, फिर अदालत में 2-4 गवाह पेश कर दे और फिर वो मीडिया ट्रायल हो, इज्जतें उछले, पगड़ियाँ उछाली जाएं और बाद में शहरी के मैं दरख्वास्त लेके वापस जा रहा हूँ जी, बड़ी मेहरबानी, अब तो वो शोर ही आ गया है तो मैं जा रहा हूँ। तो इसका कोई ना कोई हाल ज़रूर निकलना चाहिए, वरना ये एक ऐसी बुरी मिसाल कायम होगी जिसके बाद कोई घर या कोई माशरती इक़्तिदार नहीं बचेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाले इंतखाबात के हवाले से, और अकबर एस बाबर जो एक बानी और बागी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इलेक्शन कमीशन से क्या चाह रहे हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाले इंतखाबी अमल के बारे में, जिसको इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के ही एक बागी और बानी रुकन ने, अकबर एस बाबर ने चैलेंज कर रखा है। मगर इससे पहले एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है इलेक्शंस की, पोलिंग डे की, आइंदा इंतखाबात की, उसके हवाले से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब कोई और नहीं बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के कायद जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि 2 सूबों में जो कानून अमन व अमा की सूरत हाल है उसमें वो माहौल नहीं बन रहा कि जिसमें इलेक्शन हो सकते हैं। हम मौलाना फजलुर रहमान की वो बात आपको सुनाएंगे, मगर पहले जो अमूमी सूरत हाल है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से, वो कुछ अदाद व शुमार आपके सामने रखना चाह रहे हैं। रवा साल 11 माह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की जो तफसील है उसके मुताबिक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के 450 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें 386 सिक्योरिटी एहलकार, 333 आम शहरी, जबकि 368 शिद्दत पसंद भी हलाक हुए। सबसे ज़्यादा हलाकतें खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे नंबर पर बलोचिस्तान में हुई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में 63 दहशतगर्द हमलों में 83 अफराद जाँ बहक हुए। रवां साल के 11 माह में 599 दहशतगर्द हमलों में 897 अफराद जाँ बहक और 1241 ज़ख्मी हुए।
इस सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान आप किस किस्म का माहौल मांग रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमें माहौल दिया जाए, और माहौल क्या है कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में, तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन को माहौल तो दिया जाए ना हमें, पुरअमन माहौल। ठंड उसके अलावा होगी इस दफ़ा जो सूरत हाल बनेगी। सिद्दीकी साहब, मौलाना साहब जनरली इलेक्शन कैंपेन के लिए माहौल मांग रहे हैं या इलेक्शन के हवाले से खदशात का इजहार कर रहे हैं? दोनों ही चीज़ें हैं। जाहिर है कि जो ख्वाहिशात तो जो भी किसी की भी सियासी जमात की हो सकती हैं और उसकी कोई भी डिमांड हो सकती है, तो दूसरी तरफ जो है वो एक आइनी ज़िम्मेदारी भी है और एक आइनी इदारे की ज़िम्मेदारी है, और आइन के मुताबिक ही ये मुल्क चलना है। तो मेरा ख्याल है उसके लिए आइन पे अमल दरामद तो करना पड़ेगा। तो आइन जो है उसके तहत जो रिक्वायरमेंट्स थी, चलें पहले पूरी नहीं हुई थी KP और पंजाब के अंदर, और फिर दूसरे के सेंसस का इशू था, फिर डिलिमिटेशन का इशू था, नई सेंसस के बाद ये सारे इश्यूज थे। अब तो वो सारे इश्यूज जो हैं वो हल हो गए हैं। तो फिर उसके बाद अब तो फंड्स भी जारी हो गए, 17 अरब रुपए भी जारी हो गए, जो कि कल उन्होंने कहा और आज गवर्नमेंट जो है उसने कर दिया। गवर्नमेंट ने अपनी बोनाफिडे जो है वो शो कर दी। अब बाकी सिक्योरिटी पर्सनल्स क्या है, जिन जिन इदारों को लिखना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही इस वक्त कंट्रोल में है, क्योंकि जब कोई हुकूमत नहीं है तो सारे फैसले तो तकरीबन इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है। लेकिन इसमें हकीकत नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल कोई मामूली जान साहब, ये अमन व अमान की सूरत हाल तो एक वजह ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं होगा या विल ऑफ द पीपल जो है वो प्रिवेल नहीं करेगी, अवाम की राय से उनकी अपनी हुकूमत नहीं बनेगी, तो फिर मामला तो ऐसे नहीं। अब फिर तो आप सदा के लिए इलेक्शन भूल जाएं। अगर ये वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन नहीं हो सकता, फिर तो आप शायद इलेक्शन को भूल ही जाएं, फिर को भी साइड पे रख दें। पूरे मुल्क के इलेक्शन तो पूरी कौम के लिए बड़ी अहम है, मगर इस वक्त हैरानी इस बात की है कि तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाले इलेक्शन भी जो है वो मरकज़ निगाह बन चुके हैं। पाकिस्तान में तो इलेक्शन 8 फरवरी को हैं, तहरीक इंसाफ में हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी कुछ खदशात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाले इलेक्शंस में। नए जो पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं इन इलेक्शंस के अंदर, वो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म जो है चेयरमैन PTI इमरान खान, उन्होंने इन इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। ये तमाम नताइज इलेक्शन कमीशन को जमा कराए जा चुके हैं, मगर अकबर एस बाबर जो कि इस जमात के बानी और बागी अरकान तस्वर किए जाते हैं, उन्होंने इन पार्टी के अंदर होने वाले इलेक्शंस के ऊपर बड़े सवालात उठाए हैं, और इसी वाले से हमने अकबर एस बाबर साहब को कुछ सवालात भेजे जिनका उन्होंने जवाब हमें भेजा है। पहला सवाल जो हमने उनसे किया वो ये था कि जो इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर साहब आपने दरख्वास्त दायर की है वो क्या है, आप चाहते क्या हैं कि PTI के पार्टी के इलेक्शंस के हवाले से आप इलेक्शन कमीशन क्या हुक्म सादर करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये इस्तदा की है कि आप इस इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें और फ़ौरन नए इंटर पार्टी इलेक्शंस का हुक्म दें तहरीक, और उसके लिए न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को मुकर्रर करें, और जब तक वो शफाफ इलेक्शन नहीं कराते तो बल्ले का निशान जो है वो अबेस में रखा जाए, ताकि वो बल्ला किसी और को अलॉट ना हो, और जब तक ये शफाफ इलेक्शन नहीं कराते तो वो अबेस में रहे। इससे ये होगा कि और साथ ही मैंने जो है उसमें एक बड़ी अहम पहलू है कि मैंने लिखा है कि तमाम बड़ी सियासी जमातों का अब वक्त आ गया है कि विगरसली उनकी इंटर पार्टी प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है, और ये जो एक नाटक रचाया जाता है इंटर पार्टी इलेक्शन के नाम पे, ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि हमारी बड़ी सियासी जमातों में जमहूरियत आ सके और वो जवाबदेह हो कानून के, और वहाँ पे मेरिट प्रिवेल कर सके, और लीडरशिप जो है वो वर्कर उसका इंतखाब करे। ये बुनियादी चीज़ है अगर हमारे जमहूरी निज़ाम ने आगे चलना है, जैसा कि बरतानिया में होता है कि वहाँ हर पार्टी के अपने लोग जो हैं वो मेरिट पे ऊपर आते हैं, और इंडियन निज़ाद वज़ीर आज़म भी बन सकता है, पाकिस्तानी निज़ाद जो है वो मेयर भी लंदन का बन सकता है, लेकिन वो इसलिए कि वो उनकी जो जमातें हैं वो शख्सी और ख़ानदानी कंट्रोल से बाहर है, और वो ये शख्सियात जो है ये सिर्फ हमारे यहाँ सियासी जमातों को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार के लिए। तो अगर तो हमने अपने निज़ाम को बेहतर करना है
और इस मुल्क के जो मसाइल है माशी, समाजी और सियासी और सिक्योरिटी के, तो हमने मेरिट लाना होगा। और मेरिट के रास्ते, मेरिट एंड कॉम्पिटेंसी इस वक्त जो है उनके रास्ते बंद है हमारी सियासी जमातों में। पाकिस्तान में तो या तो मोरिसी सियासत है या बादशाहत है। अब जिस तरह एक शख्स को चेयरमैन पार्टी का लगाया जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका पीटीआई में क्या मेरिट है? वैसे वो जो मर्जी हो, जैसा भी उसकी मैं काबिलियत या कोई और खामी उसकी कोई जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन उसका पॉलिटिकल पीटीआई में कोई मेरिट नहीं है। ये बड़े जुल्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ कि आप उनको सड़कों पे लाते हैं, डंडे उनको पड़वाते हैं, जेलों में वो बेचारे चले जाते हैं और वो फैमिलीज उनकी तकलीफ में होती है, लेकिन आप उनको ये बुनियादी हक, कानूनी हक इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये उनको देने से इनकारी है कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। हमने अकबर एस बाबर से मज़ीद 2 सवाल भी किए, मगर उससे पहले ये जो अभी अकबर एस बाबर ने कहा है, कईम सिद्दीकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बल्ले का निशान जो है आर्जी तौर पे न दिया जाए जब तक पीटीआई दोबारा इलेक्शन नहीं कराती। तो आप नहीं समझते कि ये तो अकबर एस बाबर जो हैं बराह रास्त मुदाखलत की दावत दे रहे हैं हुकूमत को, रियासत को, इलेक्शन कमीशन को, कि वो सियासी जमातों के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत करे? इलेक्शन अगर हुए, पार्टी अगर कह रही है, तो इसमें क्या इलेक्शन कमीशन की मुदाखलत बनती है या करनी चाहिए? क्योंकि 88 में बेनज़ीर भुट्टो की एक दरख्वास्त पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रजिस्ट्रेशन का कानून था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी किस्म की ऐसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन हम इलेक्शन एक्ट 2017 जो है, लेकिन एक बात तो है मतीउल्लाह जान साहब के जो जमहूरी जमातें हैं जमहूरियत की बात करती हैं और दिन रात जो है वो इसका मंत्रा जो है वो हम सुनते हैं, तो उनके अपने अंदर भी एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना, इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देना चाहिए? नो, देखें इलेक्शन, देखें सियासी जमातें जिस तरह से सियासी जमातें हैं उनका रेगुलेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन है ना। फिर आप कल कहेंगे कि सियासी जमातों के माली हिसाबात जो हैं वो भी नहीं होने चाहिए, कि भाई उनका क्या काम है इलेक्शन कमीशन का कि सियासी जमातों माली तो होने चाहिए, तो किसी कानून के, लेकिन इलेक्शन के अमल में मुदाखलत जो है मेरे ख्याल में इलेक्शन के अमल के अंदर इलेक्शन कमीशन मुदाखलत नहीं कर रहा है। ये बात आप जरा थोड़ी सी जहन पे रखिए। बात ये है कि कोई सियासी जमात बल्ले का निशान जो है ये नहीं दे, ये क्या, ये पॉलिटिकल पार्टीज के निशान अलॉट करना जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही काम है ना। बिल्कुल, खुद अपनी तौर पे तो नहीं कोई, लेकिन वो तय करेगा कि किसको इलेक्ट किया जाए पार्टी के अंदर और किसको नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई लिस्ट फराहम की है कि जनाब इसको करें? एक प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्शन एक्ट के नीचे एक सियासी जमातों का प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस को तो सियासी जमातों ने करना ना। इलेक्शन एक्ट मैंने और आपने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया और पार्लियामेंट के अंदर ये जमातें मौजूद हैं। ठीक है, मसला ये है कि इन हमारी किसी भी आप उठा के देख लिए अक्रॉस द बोर्ड कौन सी मादूदेशन कुछ जमातें हैं जिनमें कोई इस तरह की इलेक्शन एक्टिविटी होती है। एक जमात इस्लामी हो गई और दूसरी तीसरी, ठीक है, वो सारे देख पे इकट्ठे हो जाते हैं, कन्वेंशन होता है, स्टेज पे बैठ जाते हैं, बादशाह सलामत ताज पहना दिया जाता है, सब जमातों में ही हो रहा है। हाँ, इसमें अगर उन्होंने भी कर दिया तो कर दिया, अब लेकिन उसके साथ आप अब नहीं नहीं, आप देखें बात अकबर एस बाबर की बड़ी अच्छी है, इसको जरा थोड़ा सा इस चीजों से हट के देखें, लेकिन सब पार्टियों के लिए सब सियासी जवाब, ठीक है, ठीक है, अगर माली हिसाब चेक होने तो सबकी हों। अकबर एस बाबर से फिर हमने ये पूछा कि जो हालिया इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के अंदर, उन पर क्या एतराज़ है? और आप भी तो पीटीआई के रुकन हैं, आप कागजात नामजदगी क्या आपको दायर नहीं करने दिए गए, या आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे पीटीआई के अंदर? किन हालात में ये पीटीआई के इलेक्शन हुए? क्या वो पीटीआई के आइन के मुताबिक हुए हैं? जब आप पार्टी सेक्रेटेरिएट में गए अकबर एस बाबर, तो किस किस्म का माहौल आपको देखने को मिला? तो उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, जो हमने आज दरख्वास्त जमा कराई है उसका बड़ा मकसद ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था नवंबर 23 में, उसमें बड़ी वाज़ेह ये लिखा हुआ था कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए इंट्रा पार्टी, और अगर दोबारा इलेक्शन शफाफ नहीं हुए तो ये खदशे का इज़हार किया गया था कि बल्ला जो इलेक्शन सिंबल है वो भी ले लिया जाएगा। तो अब जाहिर है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जो मुकम्मल तौर पर एक ढोंग था और एक नाटक रचाया गया, और उसकी एक सबूत ये भी है कि वो डॉक्यूमेंटेड है कि जब हमें कोई मालूमात नहीं मिली तो फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर गए 1 दिसंबर को, यानी इलेक्शन से एक शाम पहले, और हमने वहाँ मौजूद जो दफ्तर के जो सेंट्रल ऑफिस में इंचार्ज थे उनसे हमने सिर्फ ये पूछा कि आप हमें बड़ा मेहरबानी जो कागजात नामजदगी हैं वो दें, आप हमें वोटर लिस्ट दें और आप हमें इलेक्शन के कवायद ज़वाबित दें। तो उन्होंने बड़ी
ऑनेस्टली उन्होंने ये कहा कि देखिए जी हम ज़रूर देते हैं लेकिन ये चीज़ें हैं ही नहीं तो हम आपको कैसे दें। तो फिर हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की कि अगर कोई और मजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ है तो उससे रब्ता करें। कहते जी दफ्तर में ये मरकजी दफ्तर है, हम इसके इंचार्ज हैं, यहाँ ऐसी चीज़ कोई नहीं है, ये महज एक कागजी कार्रवाई हो रही है। फिर उसके बाद आपने देखा कि पेशावर में चंद दर्जन अफराद को इकट्ठा करके कबूल है के नारे लगवाए गए और पहले से तयशुदा इलेक्शन रिजल्ट जो थे उसको अनाउंस कर दिया गया। तो ये टोटली एक बोगस फ्रॉड और एक रिग प्रोसेस था। तो जाहिर है पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनका एक बुनियादी कानूनी हक है और वो ये है कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का इंतखाब करें और ये वो प्रिंसिपल है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। बहुत पहले भी मैंने दिसंबर 2012 में भी एक दरख्वास्त दी थी जब यहाँ इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो उसमें काफ़ी मसाइल थे और काफ़ी उसमें खामियां थी। तो ये तो हमारी उस जंग का हिस्सा है जो हम लड़ रहे हैं कि भाई पीटीआई जो है ये किसी की मिरास नहीं है, किसी एक शख्स की इसकी मलकियत नहीं है, एक बड़े मकसद के लिए बनी थी, इसको इदारा बनाना है। और जब तक आप इसको इदारा नहीं बनाएंगे ये कौम के लिए बेकार है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने का मकसद क्या था? अगर हमने उन्हीं जमातों के नक्शे कदम पे चलना है तो फिर तो तहरीक इंसाफ का वजूद ही की ज़रूरत नहीं थी, रिवायती सियासत हो जाती। हमने तो इस पार्टी की जो ब्रांडिंग किया, जो लोगों को पार्टी की तरफ राग़िब किया, वो तो इन्हीं असूल पे थे कि ये एक मुख्तलिफ पार्टी होगी, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, यहाँ पे लीडरशिप जो है वर्कर इंतखाब करेगा। जो ओरिजिनल आइन मैंने, हामिद खान, मिराज मोहम्मद खान, फौजिया कसूरी, सईदुल्लाह नियाजी, डॉक्टर आरिफ अलवी, ये सब उसमें थे। तो हमने उसमें ये उसका एक जमहूरी कल्चर रखा था कि भाई चेयरमैन 2 टर्म्स के लिए रहेगा 3-3 साल और इससे ज़्यादा फिर वो डिबार हो जाएगा। तो वो तमाम जिस जो बुनियाद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बुनियादें खोखली की जा रही हैं। तो इसलिए हमने ये दरख्वास्त डाली और ये यकीन कीजिए कि अगर हम ना डालते, क्योंकि बल्ले का जो निशान है वो बहुत ख़तरे में, बल्ले का निशान ख़तरे में। हमने अकबर एस बाबर से ये भी पूछा कि आइंदा की उनकी क्या हिकमत अमली है और क्या वो अभी भी अपने आप को पीटीआई का बानी रुकन समझते हैं, क्या वो अलग से कोई जमात भी बनाने जा रहे हैं? मैंने बारहा कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ बनाने वाले में से हूँ और इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहूँगा और ये मुझसे मेरा कोई हक ये छीन नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी रुकन हूँ। मैंने इसके बुनियादी आइन लिखने में किरदार अदा किया। उसके बाद इस पार्टी की जो सारी ब्रांडिंग थी, एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग, उसमें अहम किरदार अदा किया। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मैं पीटीआई मेरी पार्टी है, हमेशा इसमें रहूँगा। और लेकिन ये है कि ज़ाहिर है इसको एक इदारा बनाना था, वो अपने रास्ते से भटक चुकी है। तो मैं कोई नई जमात बनाने नहीं जा रहा, मैं इसी इंशाल्लाह यही इस जमात को एक इदारा बनाएंगे और इसको एक ट्रांसपेरेंट जमहूरी अंदाज में चल। तो ये थे अकबर एस बाबर जो कहते हैं कि उनको पीटीआई से कोई नहीं निकाल सकता है। कोशिश की गई, अदालत से हुक्म लेके आ गए कि नहीं निकाला जा सकते। इसी तरह एक और सियासी कायद भी हैं, लीडर हैं, कारकुन हैं और बड़े मारूफ कानूनदान हैं, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन। उनको भी काफ़ी बार पार्टी की तरफ से शोकास दिया है कि एक्सप्लेनेशन मांगी गई। वो भी कहते हैं कि उनको कोई पीपल पार्टी से नहीं निकाल सकता। वो भी अभी पार्टी में, और हमारी कोशिश है कि वक्फे के बाद हम उनसे भी रब्ता करें और आज की जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है उस पर उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। ये साइफर केस के हवाले से ये मामला तो काफ़ी संगीन नज़र आ रहा है, मगर आप कहते हैं ये इतना सीरियस केस नहीं है, गैर संजीदा केस है। जबकि इमरान खान ने अब एक बार फिर अमरीकी हुक्काम को और जनरल बाजवा को भी अदालत में तलब करने की बात कर ली है। क्या कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन है? जी, जनरल बाजवा का तो मुमकिन है। अमेरिकन जो है सफारतकार है, चूंकि वो अपना डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लीड कर देंगे, और बाजवा को तो बुलाना मुमकिन ही नहीं, बड़ा जरूरी है क्योंकि बाजवा बहुत सारी चीज के पीछे लगता है मुझे, और मैं समझता हूँ कि उसको इसमें आना बहुत ही अहम है। और आप देखो जो बाजवा ने किया, बाजवा ने साइफर को, ये साइफर असल में बाजवा को अगेंस्ट है। उसमें क्योंकि कहा गया है कि अगर आप, वो कहता है असद मजीद को कि अगर आप
इमरान खान को हटाते नहीं कल के दिन, तो हम नहीं आपको माफ करें। ये असद मजीद ने कहा है कि उसको कहा गया है डोनाल्ड लू ने। डोनाल्ड लू की जो बात है और इसको ये तस्लीम करती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और एक दफा नहीं 2 दफा तस्लीम करती है, एक दफा इसके शहबाज शरीफ की सदारत में। अब उस पर कहते हैं कि आप एहतजाज करें अमरीकनों पे। एहतजाज अगर आप कर रहे हैं तो आप तस्लीम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो साजिश की बात तो रद्द कर दी ना सिक्योरिटी काउंसिल ने, सिर्फ मुदाखलत की बात हुई। रद्द कौन कर सकता है यार? रद्द यूं ही कर दे, रद्द यूं ही कर दे। रद्द करेगा कोई लॉजिक देगा? जो बात तस्लीम हो गई वो आप देखो, वो तस्लीम ये हुई कि अमरीकी एक सफारतकार ने हमारे हाई कमिश्नर को कहा आप इसको हटाओ। तस्लीम हो गया कि हमारे लोग इसको मानते थे और ये करेक्ट भी मानते हैं, और उस पर अमल दरामद भी किया। हमने यहाँ तक अमल दरामद किया कि जब हमारे से लगा कि हमारे हाथ से निकल रही है, ये कासिम सूरी ने जो एक दरफुंतनी छोड़ दी है, ये तो खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा बैरिस्टर साहब, नहीं मतीउल्लाह जी, सुनो, हमने उधर साजिश में हमने उधर एग्रीमेंट की हुई थी कि हम ये करेंगे। अब हमने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को वहां बुलाया, हमने प्रिजनर वैन बुलाई। प्रिजनर वैन किसके लिए थी? वो थी MNA को गिरफ्तार करने के लिए। अब ये काम बाजवा के अलावा कोई कर सकता था? सही, सुप्रीम कोर्ट ने आना था शहबाज शरीफ के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आना था उसके कहने पे, जो इमरान खान के कहने पे। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये असल में ये मामला वाकई बड़ा सीरियस है और इसको आगे इस केस को ज़रूर चलना चाहिए, चाहे जिसमें बाद में जनरल बाजवा आए या जो भी। मगर दूसरा अहम डेवलपमेंट ये है कि PTI के इंतखाबात के हवाले से अकबर एस बाबर जो PTI के बानी अरकान में से हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, और ये बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं, इनका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है PTI का, तो ये कैसे चेयरमैन बन गए? वो तो उसकी अगर PTI में है और PTI में कोई ये तो नहीं लिखा हुआ कि आप 10 साल जब तक नहीं गुजरेंगे आप कोई ओहदा नहीं रख सकते। ये कोई बात नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है। ही इज एलिजिबल टू द चेयरमैन अगर वो उसका हो जाता है इलेक्शन। और जिस चीज आप देख लें, आप नवाज शरीफ का देखें, उसकी सारे अनअपोज्ड हुए हैं, सारे, मरियम भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, वो हमजा शहबाज शरीफ भी। अब आपने एक किसी को पकड़ना है और उसके पीछे पड़ा हुआ है ये जो अकबर इलेक्शन, इतनी डिसऑनेस्ट इलेक्शन ये करा रहा है। ये 8 दिन देता है इलेक्शन कराने के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए नून को, और इनको PTI को देता है 20 दिन, और उसको वो रिजर्व रखता है फैसला। सर आगे इलेक्शन भी तो कराने ना, मुल्क में इलेक्शन भी PTI ने खुद लेट कर दिया ना। और 60 दिन उनको क्यों दे दिए? वो बहुत पहले का टाइम था ना, अब तो टाइम ही नहीं है इलेक्शन से पहले। ये इतनी देर रिजर्व क्यों रखी जज में? किसने रखी? इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा बहरहाल जो देखिए पार्टी के जो बानी अरकान होते हैं, जो जिन्होंने पार्टी बनाई होती है, अकबर एस बाबर जैसे लोग, उनकी बात को अहमियत तो देनी चाहिए ना। वो अहमियत देनी चाहिए। पता नहीं वो अब जब मेंबर है भी कि नहीं है। वो 13 साल से बाद निकलता है। वो एक पिटीशन किए भी है उसने फंड की, और वो कब से की है ये ओनर्स ऑफ प्रूफ। लेकिन सर पार्टी के खिलाफ तो आप भी बातें करते हैं ना, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन आप बानी हैं और आपका एहतराम है। इख्तिलाफ राय तो होता है पार्टियों में, तो अकबर एस बाबर क्यों नहीं कर सकते? मैं बानी नहीं हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ इस तरह की तो नहीं करता जिस तरह ये तो उसमें लगता है कि खुद मर्जी से ही नहीं है। मैं तो पीपल्स पार्टी में हूँ। अच्छा, तो अकबर एस बाबर भी हो सकते हैं ना PTI में? ओ यार, अकबर एस बाबर ने 13 साल कई वोट का एक्सरसाइज किया, आज कोई कोशिश की। मैं तो अभी अगले दिन CEC में बैठ के आया हूँ। ठीक, मैं कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूँ पार्टी। सही, बिल्कुल सही सर। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर एतजाज एहसन। और बहुत से सवाल हैं, लेकिन दोबारा भी हम रिक्वेस्ट करेंगे बैरिस्टर साहब से प्रोग्राम सहाफ़ी के लिए। इस वक्त तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।